जिक्र मजबूत होता जा रहा है, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस बात का खुल करके जिक्र किया कि आपके ज़िले के लोग बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आए हैं और बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। अब आगे भी आप लोगों को, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है कहीं अपनी भूल को सुधारने की बजाय देश के किसान को परेशान करना चाहता है और किसान ने भी एक फैसला ले लिया कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाएंगे हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। कानून क्या है, इसके लिए ना एक कंप्लेंट बनाया हुआ है, ये आपको सबको दिया होगा, आप इसको पढ़ो जरूर। जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इस कानून के लागू रहने से किसान का कितना बड़ा नुकसान आने वाले समय में होगा। आज लोग ऐसे भी हैं आपके बीच में, कोई पैरवी करे तो आपके पास इतनी जानकारी हो कि पैरवी करने वाला भी फिर आपकी बात सुन करके आपके साथ इसका विरोध करना शुरू कर दे। इसके लिए 3 जो कानून बनाए गए, जो सबसे पहला कानून है आवश्यक वस्तु का, जो हम अपने खेत पैदा करते हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे धान है, चाहे कुछ सब्जियां हैं, चाहे कोई दालें हैं, और चाहे खाद्य पदार्थ, कोई फ्रूट सब्जियां, कितने भी लंबे समय तक अपने कोल्ड स्टोर में, अपने दूसरे स्टोर्स में, अपने सेलोज में उसको रख करके लंबे समय तक और फिर उसको महंगा करके बेच सकता है। तो ये काम कोई कारखाना लगाए, कोई और नया काम करे तो उसके लिए बैंक उनको आकर के घर आकर के पैसे देने का काम करता है, क्योंकि सरकार का हाथ उनके सर पे रखा हुआ है। ये जो कानून है इसको एक मोटे तौर पे आपको समझने की जरूरत है। आज कोई भी गांव जो है जिसकी जमीन मान लो 5000 एकड़ है, मेरे गांव की जमीन मान लो कि 5000 एकड़ जमीन है, और किसी भी कंपनी ने आकर के सारे किसानों के साथ एग्रीमेंट कर लिया और वो 5000 एकड़ जमीन उन्होंने 15 साल के लिए लीज पे ले ली। लीज पे इसलिए देनी पड़ेगी कि बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के आप अपना माल मंडी में बेच ही नहीं सकोगे। ये तो कहते हैं ना मंडियां खत्म, ये मंडी खत्म करने का एक नया तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको पूरे देश में लागू कर दो। जब किसान को ये कहा जाएगा कि तेरी जमीन 50 की बजाय 60,000 रुपये एकड़ में लेंगे, तो किसान उस 10,000 रुपये के लालच में अपनी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे देगा। और कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब सीधा सा है कि अपनी मर्जी से फिर जो कंपनी उस जमीन को लेगी 15 साल के लिए, वो उसमें अपनी मर्जी की फसल उगाएगी। वो उसके अंदर गेहूं बोए, वो उसमें धान लगाए, वो उसमें नरमा और कपास करे, वो उसमें सब्जी लगाए, फ्रूट लगाए, ये उसकी मर्जी होगी। वो उसमें कोई दाल की बिजाई करे, कोई मूंग मोठ बीजे, कोई चना बीजे, ये उसकी मर्जी। आप उसमें से गेहूं घर नहीं रख सकते, क्योंकि उसने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रखा है भी, हम तो तेरी सारी की सारी फसल लेंगे। दूसरा, जहां आपकी जमीन ठेके पे ले लेंगे वहीं आपको कहेंगे कि आप इसी खेत में काम करो, हम आपको तनख्वाह देंगे। तो मालिक को मजदूर बना दिया कि नहीं बना दिया? ये एक पूरे देश में तय करके आगे मार्केट में बेचने का काम करें। इसीलिए आज सारा किसान जो है देश का इसका विरोध कर, और अब तो विरोध हमारे देश में नहीं विदेशों में भी होने लगे। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे ये आंदोलन है। आज दुनिया में कहीं कोई भारतीय बैठा है
वो उसका अपने ढंग से विरोध करता है। कोई साइकिल रैली निकालता है, कोई ट्रैक्टर रैली निकालता है, कोई कार जीप की निकालता है, कोई ट्रकों की निकाल रहे हैं। जहाँ इसका विरोध वहाँ हो रहा है, वहीं जिन प्रदेशों के अंदर अब तक एमएसपी पे कोई फसल नहीं खरीदी जाती थी, अब तो वहाँ का किसान भी जागरूक हो चुका है। हमारे यहाँ पे बिहार से जो लोग लेबर के रूप में काम करने आते हैं, हम कहीं उनको लेबर मानते हैं, लेकिन वो लेबर नहीं है। उन सब के पास जमीन है, किसी पे 5 एकड़ है, किसी पे 10 एकड़ है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ एमएसपी नहीं है, वहाँ कोई मंडी नहीं है, वहाँ तो खरीद करने वाले जो है सत्ता में बैठे लोग हैं, जमाखोर लोग हैं। वो अपनी मर्जी से उनको 1500 रुपये क्विंटल वाली कोई अगर मान लो गेहूँ है तो उसको 500 रुपये देते हैं, और 500 के ऊपर ब्याज इतना बड़ा लगा देते हैं कि उस किसान को मजबूर होकर के खेती छोड़ करके हम आपके यहाँ करके लेबर करनी पड़ती है। अब वो लोग भी इस आंदोलन से जुड़ना शुरू हो गए। वो जब आपकी तरफ आते हैं, दिल्ली की तरफ, तो सरकार इनको जो ट्रेन में बैठ कर आए तो रोकती है, कोई बसों से आए तो रोकती है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मान के चलो, जिस किसी चीज़ को जितना आप ज़्यादा दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा गुस्से के साथ बाहर निकलेगी। निकलती है कि नहीं निकलती? आप खर्चे भी किसी ने जे मुंडे नु कहिए भी तो घरों बाहर नहीं निकलेगा, तो किन्ने दिन रोक लोगे? रुकता है कि? तो ये लड़ाई बड़ी होगी। इस लड़ाई में आपका योगदान बड़ा होना चाहिए। इसके लिए गांव-गांव में कमेटी बनाओ, कमेटी बना करके सबकी ड्यूटियां लगाओ। मोदी ने एक काम बहुत बढ़िया कर दिया। जो आपका भाईचारा खराब था आपस में, गांव में कोई छोटी मोटी बात को लेकर के मतभेद थे, इस मोदी ने 3 कृषि के ऐसे कानून बना दिए कि हमारा वो भाईचारा जो कहीं बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब तो मेरी ख्याल जहाँ कहीं किसी ने गोलियां भी अपने सामने चलाई है, उन्होंने भी फैसला कर लिया कि इन सबको छोड़ दो, इकट्ठे हो जाओ। वो भी इकट्ठे हो रहे। इसलिए इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए कमेटियां बढ़ाओ, और कमेटियां बना करके सबकी ड्यूटियां लगाओ। भागीराम जी जिक्र कर रहे थे 3 तारीख का। मेरे पास जब मैंने रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था, मेरा इस्तीफा कोई इसलिए नहीं दिया कि मैंने कोई बाई इलेक्शन लड़ना है। मैंने इस्तीफा दिया, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच थी मेरी। जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस सेशन के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी कि वो इन तीनों कृषि के काले कानूनों का विरोध करते, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा एमएलए थे विपक्ष में, मैं तो अकेला था, और वो ज्यादा जो एमएलए थे उनकी जिम्मेवारी थी काम रोको प्रस्ताव लाते, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते, या कोई 0 ओवर में शोर मचाते, उस पर कहते चर्चा कराओ। कांग्रेस वालों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। मैंने अपनी तरफ से 3 प्राइवेट बिल दिए थे इन कृषि के कानूनों को। प्राइवेट बिल अगर कोई मेंबर विधानसभा में, लोकसभा में देता है, तो फिर सरकार को उन बिलों पे चर्चा करानी होती है। तो लागू हो ना हो अलग बात है, लेकिन जो बिल देगा उसको चर्चा करनी पड़ेगी। दिए मैंने स्पीकर से पूछा, तो स्पीकर ने आगे से मुझे कहा कि हमने डिपार्टमेंट को भेज दिया स्टडी के लिए, और डिपार्टमेंट की तरफ से अब क्या इस पे लिख कर कहेगा, उसके बाद इस पे चर्चा कराएं। मैंने कहा डिपार्टमेंट तो महीना भी नहीं भेजेगा, फिर चर्चा कैसे होगी? कि उस पर चर्चा ना हो, इसलिए उसने इसको कैसे इग्नोर किया जाए, डिपार्टमेंट का नाम लेकर के कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करी। कांग्रेस के लोग जो थे, मैंने उनसे कहा भी तुम इस इश्यू के ऊपर सरकार को जो है किसान के लिए मजबूर करो। जब वो कोई आपस अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं ले, तो सरकार चर्चा में भाग लेने की बजाय, उस पर किसानों का पक्ष सरकार के सामने रखने की बजाय
वहाँ से वॉकआउट करके चले गए। वो तो वॉकआउट करके चले गए। मैं 1 घंटा लगातार किसान की पैरवी की, तीनों कानून जो बड़े बताए इनको बारीकी से कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं उनको ठीक किया जाए। ये भी कहा कि ये प्रस्ताव इन कानूनों के हक में भेजने की बजाय आपको लिख करके भेजना चाहिए कि कमियां और खामियां हैं, इनको ठीक करो, इन कानूनों को वापस लो। जब मैं ये सारी बातें कह रहा था तो बीजेपी वाले कहीं ये सोच रहे थे कि अब की बार अभय सिंह अकेला है, तो ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं इस्तीफा दूंगा और उसके साथ साथ ये भी मैंने तय किया था कि जो लोग रोज कहीं धरने पे चले जाते हैं, कहीं कोई टोल पे चला जाता है, जो अलग अलग पार्टियों के एमएलए थे, जो नहीं रोज एक कुंडू मुर्गा जाके खड़ा हो जाता क्यों नहीं होता। तो इसलिए मैंने सारी चीज को ध्यान में रख करके किसान के इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भी मैंने इस बात को लेकर के फैसला लिया कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद इलाहाबाद के लोग मुझे मिले, उन्होंने मेरे से कहा कि हम चाहते हैं कि आपका हम सम्मान करें। मैंने कहा मुझे सम्मान की जरूरत नहीं, ये आंदोलन कैसे मजबूत हो इसके लिए हमें मिलजुल करके आपस में बातचीत के जरिए आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनानी चाहिए। इसके लिए साथियों उन्होंने 3 तारीख को एक किसान पंचायत रखी है। अब सरसा जिला में किसान पंचायत हो, चौधरी देवीलाल का जिला हो, अगर उसमें पूरे जिले के लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो फिर मान के चलो उस पंचायत का भी कोई महत्व नहीं बचेगा। इसलिए आज आपको बुलाया था। मैंने कल डबाड़ी की मीटिंग भी करी थी, डबाड़ी के सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करी थी और मैंने खुल करके उनको बताया था कि हमारी जो है पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, उनका लगाया हुआ पौधा है। और चौधरी देवीलाल जब सत्ता में होते थे तो किसान के लिए अच्छे कानून बनाते थे, किसान की कैसे मदद हो सके, किसान को कैसे सम्मान मिले, इसके लिए सरकारी खजाने का मुंह जो है खेत की तरफ कर देते थे। तुम्हारे सामने उदाहरण है, इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। चौधरी देवीलाल के हाथ में जैसे सत्ता आई सन 1977 में, उन्होंने सबसे पहले किसान का जो ट्रैक्टर था उसको गड्ढा बनाया था कि नहीं बनाया था। उनकी सोच थी कि अगर किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा नहीं बनाया तो ये पुलिस वाले रोज इस ट्रैक्टर वाले को तंग करेंगे। कोई लाइसेंस मांगता था, कोई कागज मांगता था, कोई ये कहता था इस पे 4 आदमी चढ़ के नहीं जा सकते। उन दिनों तो साधन थे नहीं, मजबूरी थी, बारात भी ट्रैक्टर पे जाती थी। इसलिए चौधरी साहब ने उसको गड्ढा बना दिया। रेडियो पे भी टैक्स लगता था, साइकिल का भी टोकन टैक्स होता था, वो सारे टैक्स उन्होंने सन 1977 में खत्म कर दिए। जहां उस वक्त टैक्स खत्म करके किसान को राहत दी, वहीं 87 में जब दोबारा बने तो उस वक्त 10-10 हजार के कर्जे माफ करे थे। उससे पहले इस देश में किसी ने कोई 1 पैसा किसान का कर्जा माफ नहीं किया था। उससे पहले तो केवल उन लोगों के कर्जे माफ होते थे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे। उनके यूनिट जब सिक यूनिट हो जाते थे तो फिर उन सिक यूनिटों को सरकार ले लेती थी, बकाया जो राशि थी उसको माफ कर देते थे। चौधरी देवीलाल ने इस बात की पहल करी भी किसान का कर्जा भी माफ होना चाहिए। अगर बैंक का कर्जा अगर किसी इंडस्ट्रीज का माफ हो सकता है तो फिर किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हो। इसलिए उन्होंने 87 में 10-10 हजार रुपये माफ किए। वो 10 हजार आज की तारीख में 10 लाख से भी ज्यादा है, एक नहीं है ज्यादा। और जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो 10-10 हजार पूरे देश के किसान के करे। उसी दौरान 100 रुपये माहवार पेंशन शुरू करी थी, जो आज बढ़ करके 2250 हो गई
होगी कि नहीं होगी? ये 2200 वाली 5100 भी हो जाएगी, ये 10,000 तक भी जाएगी। लेकिन अगर चौधरी देवीलाल 100 रुपये ना करता तो फिर 2200 मिलते क्या? हमारा देश का प्रधानमंत्री तो 6,000 रुपये किसान के खाते में डाल करके भी कहता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो तो 6,000 रुपये दे करके टेलीविजन के ऊपर अलग से ऐड देगा, अखबारों में अलग ऐड देगा, उसकी पार्टी के लोग उसका बहुत गुणगान करेंगे। लेकिन चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपया दिया था, आज घर में अगर 2 मेंबर हो ना तो 48,000 रुपया साल का मिलता है। कहाँ 6,000, कहाँ 48,000? फर्क है कि नहीं है? अगर देश का प्रधानमंत्री किसान का हितैषी है तो फिर जैसे चौधरी देवीलाल ने योजनाएं बनाई उस तरह की योजनाएं बनाए, लागू करे। फिर ये एमएसपी लागू कर दे, एमएसपी का कानून बना दे और हर साल एमएसपी में इस कानून के तहत बताए कि इतने पैसे की, जिस तरह महंगाई बढ़ेगी हम उस तरह से इसकी एमएसपी की बढ़ोतरी कर देंगे। आज पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच गया? आज कोई भी चीज़ बाजार से लेने जाओ महंगी मिलेगी। हमारे खेत का उत्पादन घट गया, अगर खेत का उत्पादन बढ़ा तो उसके रेट कम हो गए। बाजार वाले ने महंगा नहीं दिया, अपनी मर्जी से हम बेच नहीं सकते। इसलिए साथियों, मैंने उनसे कहा था कि चौधरी देवीलाल तो जब सत्ता से बाहर होते थे तो कहीं किसान की अनदेखी होती थी तो फिर उसके लिए खड़े हो जाते थे। उस लड़ाई में चौधरी देवीलाल फिर तब तक लड़ते थे सरकार के खिलाफ जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो जाता था। अनेक किसानों के लिए आंदोलन किए उन्होंने अपनी लाइफ में। तो चौधरी देवीलाल ने हमारी पार्टी को पौधा बनाया, हमारी पार्टी का गठन किया, तो हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता की फिर ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इस किसान आंदोलन में, क्योंकि हमारे ऊपर तो मोहर है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसान की पार्टी है, खेती करने वाले की पार्टी है। ये मोहर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? तो फिर अगर मोहर हमारे ऊपर ये लगी है फिर हम उस जिम्मेवारी को नहीं निभाएं तो फिर कल चौधरी देवीलाल की आत्मा को भी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? इसलिए हमें इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो 3 तारीख को इलाहाबाद के अंदर जो किसान पंचायत जो हो रही है उसमें भी हर गांव से अपने साथियों को लेकर के जाना चाहिए। मैंने वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई थी सबकी, आपको भी बता देता हूँ। बहुत आसान तरीका है अपने साथियों को ज़्यादा संख्या में लेके जाने का। अब की बार तो ट्रैक्टर से दिल्ली चले गए थे, चले गए कि नहीं चले गए? आज भी ट्रैक्टर खड़े हैं दिल्ली में। इलाहाबाद तो कोई दूर भी नहीं है, इलाहाबाद तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा भावदीन से भी इलाहाबाद का अगर सफ़र देखोगे तो मेरे ख्याल 60 किलोमीटर मुश्किल से होगा, इतना ही होगा, 60 से भी कम होगा मेरी ख्याल। 60 कर लो, 60 किलोमीटर का 2 घंटे का सफर है। जिस गांव के अंदर जितने वार्ड हैं, तड़वी में कितने वार्ड हैं तेरे? 15 वार्ड हैं। ट्राली में ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी बैठते हैं, इतने बैठते हैं ना। अगर एक वार्ड से 20 आदमी आप एक ट्राली में बैठाओ तो 15 ट्रैक्टर ट्राली हो गई कि नहीं हो गई? 20 आदमी बैठाना मुश्किल नहीं है। बैठा सकते हो कि नहीं बैठा सकते हो? 20 लोकदल के कार्यकर्ता हो, मैं तो 20 थोड़े बताऊं, जब 50 बैठाने पड़े तो 50 भी बैठा सको। तो फिर अपने अपने गांव में जितने वार्ड हैं, वार्ड के साथ एक एक ट्रैक्टर ट्राली जोड़ो और 3 को इलाहाबाद आओ। आ जाओगे इलाहाबाद 3 को? बस आज इसीलिए आपको बुलाया था, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद।